नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल। रात के 10 बज रहे हैं, वक्त है देश के लोकप्रिय न्यूज शो खबरों की खबर का। अगले 1 घंटे तक आप और हम कई विषयों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आज के शो की हाइलाइट्स आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव ने घुसपैठिया कह दिया। बिहार में तेजस्वी यादव ने अमित शाह को बाहरी कह दिया। आप सोच रहे होंगे कि देश के लोगों के बारे में ऐसा कैसे कहा जा सकता है। हमने भी सोचा, तभी इसे खबरों की खबर के लिए हमने चुना। बाहरी और घुसपैठिए राजनीति में बहुत भावुक और घातक शब्द हैं। लोकसभा चुनाव या फिर कहें कि देश में आज़ादी के समय से ही, या फिर शायद उससे भी पहले से ये शब्द इस्तेमाल होता आया है। इनका पूरा राजनीति शास्त्र आज समझेंगे, लेकिन शर्त यही है कि 11 बजे तक आपको एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ बने रहना होगा। दूसरी स्टोरी के तौर पर रेलवे के एक बड़े घोटाले में 2 पूर्व मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम पर चार्ज आज फ्रेम हो गए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केस है। आरोपियों के नाम है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव। तो क्या इससे बिहार चुनाव में आरजेडी अब कमजोर पड़ जाएगी, या फिर लालू और तेजस्वी को सिंपैथी मिलेगी? क्या करप्शन के चार्जेस को वोटर गंभीरता से लेगा? दाग अच्छे हैं या बुरे, ये बताएंगे आपको। देखते रहिए देश का विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल रात 11 बजे तक। और तीसरी कहानी हरियाणा से है। हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी का शव पिछले 7 दिनों से रखा है। ना तो पोस्टमार्टम हो पा रहा है और ना ही उनका अंतिम संस्कार। आईपीएस का नाम पूरण कुमार है। 7 दिन पहले खुद को गोली मारकर सुसाइड किया था। 8 पन्ने के सुसाइड नोट में अपने बॉसेस को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। हमारे देश में नौकरी इतनी जानलेवा क्यों हो गई है, ये भी आज जानने की इसी बुलेटिन में कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। देश में आज 3 बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कह दिया। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बिहार का बाहरी कह दिया। महाराष्ट्र के ठाणे में एमएनएस पार्टी के ऑफिस में एक हिंदी भाषी महिला को बाहरी या घुसपैठिया बताकर तमाचे मारे गए। इन तीनों में कॉमन कीवर्ड है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बाहरी या घुसपैठिया बहुत ही भावुक और घातक शब्द है। भारतीय राजनीति के इतिहास और भविष्य में ये शब्द अपनी जगह मजबूत बनाए हुए हैं। मेरे दोनों तरफ आपको स्क्रीन को ध्यान से देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि घुसपैठिया शब्द सियासत के साथ किस तरीके से घुल मिल गया है। 2024 का लोकसभा चुनाव हो या उसी साल हुआ झारखंड का विधानसभा चुनाव, दोनों चुनावों में घुसपैठिया शब्द धड़ल्ले से इस्तेमाल किया गया। इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच घुसपैठिया शब्द पर ही पश्चिम बंगाल में रार मची रही। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 15 अगस्त को जब लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने डेमोग्राफी मिशन लॉन्चिंग का ऐलान किया था, यानी घुसपैठिए को रोकना होगा। इसके मूल में यही शब्द था, घुसपैठिया। इसी तरह आरएसएस के 100 साल से जुड़े कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। इसे देश की संप्रभुता के लिए खतरा भी बताया था। बार बार घुसपैठिए का मुद्दा ऐसे ही उठाया जाता रहा है। दरअसल घुसपैठिया शब्द आज की तारीख में पोलराइजेशन का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता विरोधियों पर हमले के लिए इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। अरे तुम देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर तुम्हारे पास हो, वो ढकलते ढकलते अंदर आए कैसा? कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए
हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। कांग्रेस यहाँ जमीन पर अवैध कब्जे होने, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। भाई कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं, अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में, मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं, हम तो चाहते हैं उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है कि घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। विदेशी घुसपैठिए संकट बन के संस्कृति पर छाए हैं। क्या बिस्मिल्लाह खान घुसपैठी थे? बताओ, क्या आप घुसपैठी हैं? SIR का विरोध कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठिए इनकी वोट बैंक है। कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो देश में शासन कौन चला रहा है? बॉर्डर का नियंत्रण किसके पास है? होम मिनिस्टर अमित शाह है कि नहीं है? बिहार में सरकार किसका है? तो अगर घुसपैठिया आया है तो इसका दोषी कौन है? राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते। सवाल ये कि ये बातें मैं आपको आज क्यों बता रहा हूं, इन बातों की चर्चा आज करने की वजह क्या है? दरअसल भारतीय राजनीति में सालों साल से इस्तेमाल हो रहे घुसपैठिया शब्द की तासीर में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया है। आज चुनावी राज्य बिहार और उसकी सीमा से सटे उत्तर प्रदेश से दो बड़े बयान आए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बता दिया। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भेजा जाना चाहिए। इसी तरह बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए करीब करीब इसी तरह के शब्द का इस्तेमाल किया। तेजस्वी ने अमित शाह को बाहरी बताया। तेजस्वी ने कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। लालू जी कुछ कहना चाहेंगे आप? पटना में चल रही बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच दिल्ली से आई ये तस्वीरें आज दिन भर सुर्खियों में रही। इनमें बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव है। लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है और साथ में हैं लालू राबड़ी के बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2004 से 2009 के बीच हुए कथित IRCTC घोटाले में तीनों यानी दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक पूर्व डिप्टी सीएम को आरोपी मानते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया। फैसला कोर्ट से आया, लेकिन कचहरी से निकलते ही तेजस्वी के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट हुआ।
1 महीना पहले बिहार आकर गृहमंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं। बिहारी बाहरी से नहीं डरते। तेजस्वी अपने इस पोस्ट में अमित शाह के जिस बयान का जिक्र कर रहे थे, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये सारा घुसपैठियों में बांटना चाहते हैं। लालू जी आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। करीब 3 हफ्ते पहले के इस बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहुमत के दम पर आरजेडी का चुनावी हौसला पस्त करने की बात कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी ने इसी बयान को जिस तरह बिहारी बनाम बाहरी का रंग देने की कोशिश की, उसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। तेजस्वी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी क्यों कहा? क्या तेजस्वी यादव पूरे विधानसभा चुनाव को बिहारी बनाम बाहरी बनाना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव बिहारी बनाम बाहरी के नारे के दम पर चुनाव को पोलराइज करना चाहते हैं? वैसे बिहारी बनाम बाहरी वाले सोशल मीडिया पोस्ट से पहले तेजस्वी ने जो कुछ कहा वो भी कम दिलचस्प नहीं है। जब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं। तेजस्वी ने लालू को सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु भी बता दिया, लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों के हमले की धार जरा भी नरम नहीं हुई। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। बिहार को बड़ी बदनामी मिली थी लालू परिवार के कारण, राजद शासन के कारण। बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। 2025 का चुनाव का उद्घोष हो चुका है। बिहार की जनता जंगल राज स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी पार्टी, भ्रष्टाचारी परिवार और जो घोटाला करके अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, उसको बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग डरने वाले हैं, इस सब चीजों से डरती है राष्ट्रीय जनता दल, जो आंख में आंख लड़ा करके कड़ा होकर के भाजपा को जो जवाब देता है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों को लाती है। जो लोग झुक जाते हैं, टूट जाते हैं, बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी, उनको वो क्लीन चिट कर देती है। यह देश के इतिहास में सबने देखा है, जिसको चक्की पिसिंग, भ्रष्टाचारी जैसे शब्दों से नवाजने वाले देश के प्रधानमंत्री ने अपने दल में उसे लेकर करके उसे क्लीन चिट किया। कि क्या नेशन को पता नहीं, बिहारियों को जानकारी नहीं? ये बिहार है मोदी जी, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। इस बार ऐसा उड़ाएगा ना चिड़िया की तरह भाजपा को बिहार से कि फिर दोबारा यहाँ पनाह नहीं मिलेगी। जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। बिहार के चुनाव में बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा तेजस्वी की पार्टी को फायदा पहुंचाता रहा है। 2015 में लालू ने इसी नारे को मंडल और कमंडल की पुरानी राजनीति से मिलाकर कमाल किया था। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी बताया था।
लालू ने कहा था कि बिहार का कंट्रोल दिल्ली या गुजरात से आए बाहरी नेता को मिला तो राज्य का नुकसान होगा। चुनाव के नतीजे आए तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन को प्रचंड जीत मिली और आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि बीजेपी सिर्फ 53 सीटों पर सिमट गई। बाहरी बनाम बिहारी का मुद्दा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उठा था। 2020 में यह नारा तेजस्वी यादव ने लगाया था और 75 सीटों पर जीत हासिल करके एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया था। यह अलग बात है कि सत्ता बीजेपी और जेडीयू के एनडीए गठबंधन को मिली। तेजस्वी अब एक बार फिर बिहारी बनाम बाहरी का हिट नारा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे राजनीति के मैदान में विरोधी को परास्त करने के लिए बाहरी और घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा, बिहार की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के पास सब फर्जी आंकड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े मानोगे तो डूब जाओगे आप। जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी घुसपैठी हैं यूपी में। मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के हैं। हम तो चाहते हैं इन्हें उत्तराखंड भेज दिया जाए। केवल यही घुसपैठी नहीं है, विचारधारा से भी घुसपैठी है। ये बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, दूसरे के सदस्य थे। आप बताओ किस पार्टी के सदस्य थे वो? तो बताओ भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठी हुए कि नहीं हुए? तो इन घुसपैठियों को कब हटाओगे? खास बात यह है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बता रहे थे तो इशारों इशारोरों में निशाना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी साध रहे थे। मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी 24.6% के दर से हुई और हिंदू आबादी 4.5% कमी हुई। अब मैं इसलिए बताता हूं कि ये फर्टिलिटी रेट के कारण नहीं हुआ है, ये घुसपैठ के कारण हुआ है। जब भारत का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, हमारी दोनों ओर पाकिस्तान बनाया गया, जो बाद में बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ और पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ। और वो दोनों जगह से घुसपैठ के कारण ये आबादी में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अखिलेश ने केंद्रीय गृह मंत्री के इसी बयान के आधार पर सीएम योगी को घेरने की कोशिश की, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उन्हें जवाब दे दिया। देखिए, बहुत खराब है, बहुत गैर जिम्मेदाराना है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, 6 बार के सांसद हैं। बहुत युवावस्था के अंदर, बल्कि बाल्यकाल अवस्था के अंदर गोरखपुर में मठ में पहुंचे, तब से लगातार सांसद बनना। और तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भी एक ही था, तो उसी का हिस्सा है। उत्तराखंड हमारा सिरमौर है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ जी को घुसपैठिया कहना बहुत गैर जिम्मेदाराना, बल्कि मैं कहूँगा उनका मानसिक दिवालियापनी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ये तर्क मानने को तैयार नहीं है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश जी के विचारों से अपने सहमत होते हैं और उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब हो गई, बहुत खराब हो गई। और उसका कारण है कि वर्तमान जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका इकबाल खत्म हो गया है। यहाँ के वोटर लिस्ट में उनका नाम है ना कि नहीं है? दूसरे स्टेट का व्यक्ति दूसरे स्टेट में सीएम तभी बन सकता है जब वहाँ का उसका वोटर लिस्ट में नाम हो, मतदाता। घुसपैठिया शब्द जो है ना, वो अवैध तरीके से वो अखिलेश को सूट करता है। किसी के अवैध तरीके से किसी और की टेरिटरी में घुसने का नहीं, वो अखिलेश को सूट करता है। रहने वाले सैफई के हैं और घर बना रहे हैं आजमगढ़ में। ये घुसपैठिया नहीं है। क्यों बना रहे हो भाई? सैफई में रहो। संविधान देश के हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ने की इजाजत देता है, लेकिन यहाँ मुद्दा संविधान का नहीं, सियासत का है, तर्कों का नहीं, चुनाव और वोट का है। देखा जाए तो सिर्फ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि देश में कई बड़े दिग्गज नेताओं ने अपने जन्म प्रदेश से बाहर ही प्रभावी राजनीति की है। कई सारे एग्जाम्पल्स अब आपके सामने रख देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री
उनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश थी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से कई बार लोकसभा में पहुंचे। इसी तरीके से शरद यादव मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन उनकी पहचान बिहार के मधेपुरा से बनी। जॉर्ज फर्नांडिस भी कर्नाटक में जन्मे थे, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर और नालंदा से लोकसभा सीट से वो कई बार सांसद बने। समाजवादी विचारधारा के बड़े नेता मधु लिमये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन वो 2 बार बिहार के बांका से सांसद बने। और बिहार से आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा तो सबसे ज्यादा ताजा उदाहरण है। उन्होंने 2024 में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से जीत दर्ज की और अभी भी संसद में वो काम कर रहे हैं। इनमें से कई एग्जाम्पल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मूल रूप से वो गुजरात के हैं, लेकिन संसदीय इतिहास यूपी के वाराणसी से उनका शुरू हुआ। इसीलिए बात किसी के कहीं से चुनाव लड़ने की हो सकती है या देश के किसी नागरिक के देश में कहीं आने जाने या रहने की हो। संविधान उसे इस बात का हक देता है, लेकिन कुछ लोगों को न कानून से मतलब होता है न संविधान से। अब मैं आपको मुंबई से सटे ठाणे के एक मामले के बारे में बताता हूं, जहां राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के पार्टी ऑफिस में एक हिंदी भाषी महिला को थप्पड़ मारे गए। इसका वीडियो सामने आया है। बताया जाता है कि इस महिला का ट्रेन में एक मराठी भाषी से विवाद हो गया था। इसके बाद MNS के गुंडों ने उसे पार्टी ऑफिस में बुलाया, पहले माफी मंगवाई और फिर थप्पड़ मारा। ये वीडियो सामने आने के बाद मुंबई में हिंदी भाषी लोगों के साथ की जा रही जाति की चर्चा फिर शुरू हो गई। दरअसल महाराष्ट्र में MNS के गुंडे भी गैर मराठियों के साथ घुसपैठियों की तरह ही बर्ताव करते आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की, क्योंकि बिहार चुनाव के बीच आज एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसने चुनाव के बीच सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे ही नहीं, पूरे RJD के सियासी भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाले में आरोपी करार दिया है। सवाल यह है कि बीच चुनाव हुआ ये डेवलपमेंट लालू परिवार की सियासत पर कैसा और क्या असर दिखाएगा। लालू का यही अंदाज लालू को लालू बनाता है, लेकिन IRCTC घोटाले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आरोपी बनाए जाने के बाद लालू बिल्कुल बुझे बुझे दिख रहे हैं। पटना से दिल्ली लौटते वक्त भी उनका मूड उतरा हुआ था। गठबंधन हो जाएगा। राहुल गांधी बात हो लालू दिल्ली से उड़कर पटना पहुंच गए। एयरपोर्ट पर समर्थकों का हुजूम तो था, लेकिन लालू पूरी तरह शांत थे। लालू के सामने मुश्किल ये है कि कथित IRCTC के घोटाले में वो और राबड़ी तो आरोपी हैं। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी को भी आरोपी बना दिया है। तेजस्वी को CM फेस बनाकर चुनाव लड़ रही RJD के लिए ये स्थिति दोधारी तलवार जैसी है। कि जिसको संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय के निर्णय को स्वीकारना चाहिए, उसके निर्देश के अनुसार अपना सबूत पेश करना चाहिए। विरोधी बीजेपी लालू परिवार पर भले ही हमलावर हो, लेकिन सवाल है कि लालू जिस कानूनी चक्कर में फंसे हैं, कहीं वही उनके लिए संजीवनी तो नहीं बन जाएगी। ये राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ED हो, CBI हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होना। महागठबंधन में लालू के सहयोगी का इशारा साफ है, वो सहानुभूति वोट की बात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या वाकई घोटाले का ताजा आरोप लालू यादव के लिए जितनी मुसीबत लाएगा, उससे ज्यादा कहीं उन्हें फायदा तो नहीं पहुंचाएगा? पिछले 48 साल से राजनीति में सक्रिय लालू यादव अब तक चारा घोटाले के 5 मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं। 2 मामलों लैंड फॉर जॉब और IRCTC घोटाले में आरोपी ठहराए जा चुके हैं। इसके बावजूद वो और उनका परिवार बिहार के चुनावी मैदान में पूरी ताकत से ताल ठोकता दिखाई दे रहा है। हालांकि पुराने पन्ने और सीटों के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। लालू के खिलाफ 1996-97 में चारा घोटाले का मामला सामने आया था।
इससे पहले 1995 में विधानसभा चुनाव हुए थे। तब जनता दल ने 324 में से 167 सीटें जीती थी, लेकिन आरोप लगने के बाद 2000 के विधानसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी सिर्फ 124 सीट जीत सकी, यानी उसे 43 सीटों का नुकसान हुआ। 5 साल बाद फरवरी 2005 में विधानसभा चुनाव हुए तो आरजेडी की सीटें गिरकर 75 पर आ गई, यानी उसे 49 सीटों का नुकसान हुआ। उसी साल अक्टूबर 2005 में मध्यावधि चुनाव हुए तो आरजेडी की सीटें गिरकर 54 पर आ गई, यानी उसे 21 सीटों का नुकसान हुआ। और 2010 में आरजेडी का आंकड़ा गिरकर 54 से सीधे 21 पर पहुंच गया, यानी उसे 33 सीटों का नुकसान हुआ। घोटालों के दाग से लालू को नुकसान तो हुआ, लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रही। लालू ने आरोपों को विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया और जो मुस्लिम यादव वोट आरजेडी का साथ छोड़ रहा था उसे फिर से जोड़ लिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखा और लालू की पार्टी 21 से सीधा 80 सीट पर पहुंच गई। 2004 से 2009 के बीच का आईआरसीटीसी घोटाला 2017 में उजागर हुआ, लेकिन 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो लालू की पार्टी ने 144 सीट पर चुनाव लड़कर 75 सीट जीती। सवाल ये है कि इस बार आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद जो दाग लगा है, क्या लालू उसे भी विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करेंगे? अगर किया और उनका ये पत्ता चल गया तो उनकी पार्टी किंग बने न बने, किंग मेकर तो बन ही सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले अपने ही देश में अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों का रिकॉर्ड बना। दुनिया के विशालतम अंतिम संस्कार में से एक असम में हुआ था। यह अंतिम संस्कार असम के महान गायक जुबिन गर्ग का था। 19 सितंबर 2025, करीब 25 दिन पहले असम ने अपना महान गायक खो दिया, जिनका नाम है जुबिन गर्ग। सिंगापुर में तैरते हुए उनकी जान चली गई थी। केस की जांच सिंगापुर और असम पुलिस दोनों कर रहे हैं। इस केस की जांच के दायरे में 50 से ज्यादा लोग हैं। 7 लोग तो अरेस्ट हैं। पहले इसे साधारण मौत माना गया, बाद में हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। इतना वक्त गुजरने के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। जुबिन की प्रोफेशनल लाइफ का हर आदमी शक के दायरे में है। भारत में केस रजिस्टर होने के 40 दिन के भीतर चार्जशीट दर्ज होने का नियम है, लेकिन जुबिन के केस में अब तक पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचती नहीं दिख रही है, जबकि असम के मुख्यमंत्री खुद पूरे केस की निगरानी कर रहे हैं। आज जुबिन के परिवार ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 10 दिन के भीतर इंसाफ चाहिए। असम के महान गायक जुबिन गर्ग के 2 अंगरक्षक परेश बैस और नंदेश्वर बोरा, जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इवेंट मैनेजर श्याम कानू महंता, बैंड में साथ काम करने वाले शेखर ज्योति गोस्वामी, को सिंगर अमृत प्रभा महंता, जुबिन के कजिन असम पुलिस के डिप्टी एसपी संदीपन गर्ग। जुबिन हत्याकांड के केस में 7 लोग असम पुलिस की गिरफ्त में हैं। 10 से ज्यादा लोगों को समन दिया जा चुका है। 2 देश की जांच एजेंसी जांच कर रही हैं, फिर भी नतीजा कुछ नहीं मिला। थक कर परिवार ने एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दिया है। महान गायक जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने #WeNeedZubinGarg जस्टिस विद इन 10 डेज #Justice for Zubin Garg के तहत नया कैंपेन शुरू किया है। मैं पूरे धैर्य के साथ अब तक सच का इंतजार कर रही हूँ। असम के हर आदमी को सच का इंतजार है। वो धैर्य और संयम के साथ जांच और न्याय की प्रक्रिया का साथ निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये जल्दी सबके सामने आएगा। जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हें सच बोलना चाहिए। वो बताएं जो वहाँ पर हुआ था। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो जुबिन गर्ग थे। हमने अपना आइकन खोया है, दिल की धड़कन थे। पता नहीं वो कैसे लोग हैं और क्या सोचते हैं। हमें ये पता ही चलना चाहिए कि आखिर जुबिन के साथ क्या हुआ और उस दिन उस समय क्या हुआ था। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जुबिन के साथ क्या हुआ था, उनकी जान कैसे गई। हमें इसके अलावा किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है।
इस बीच सिंगापुर से 4 लोग असम आ चुके हैं, जिन्होंने यहाँ जांच कर रही एजेंसियों के सामने अपनी बात रखी है। Today 3 NRIs have arrived from Singapore. आज सिंगापुर से 3 NRI आए, एक पहले ही आ चुके हैं, आज 3 आए हैं। नवजारी, पलकित शर्मा, सिद्धार्थ बोरा आज आए हैं, अगले कुछ दिन में 2 और आएंगे। सबको नोटिस दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, इसे हम कोर्ट को देंगे। सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों को जानकारी देंगे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट को ही दी जाएगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले महीने जुबिन सिंगापुर गए थे। वहां उन्हें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हिस्सा लेना था। इसी दौरान वो एक याट पार्टी में गए, लाइफ जैकेट पहनकर तैरने के लिए कूदे। दावा है इसी दौरान उनकी मौत हो गई। पहले सिंगापुर में मौत को स्वाभाविक बताया गया, लेकिन अब यहां पर भी जुबिन की मौत कॉर्नर केस की तरह दर्ज किया गया है। इसका मतलब है सिंगापुर प्रशासन को उनकी मौत की परिस्थितियों पर संदेह है और वे अब फैक्ट फाइंडिंग प्रक्रिया के तहत जांच कर रहे हैं। इधर भारत में लगातार बयान दर्ज किए जा रहे हैं। देखना तो सभी चाहते हैं, आसाम के लोग अभी बहुत मतलब वो है, मतलब जानने के लिए इच्छुक है। तो देखते हैं अभी क्या आते हैं, और सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास है, अच्छा से सब कुछ होगा और जस्टिस मिलेगा। जो किस तरह का जस्टिस चाहते हैं आप लोग? वही चाहते हैं सब लोग, अगर वो लोग दोषी है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। वही जांच में अभी तक जो शक पैदा करने वाली चीजें हैं, उनमें से पहले नंबर पर है परिवार का शक, दूसरे नंबर पर सिंगापुर की अथॉरिटी का शक, तीसरे नंबर पर मैनेजर के पास रखा जुबिन का दवाई का बैग, चौथे नंबर पर अंगरक्षकों के बैंक खाते में बड़ी रकम, 5वें नंबर में मैनेजर की आवाज जाबो दे, छठा नंबर कजिन संदीपन की याद पार्टी में मौजूदगी। हमारी जांच टीम वहां नहीं जाएगी, क्योंकि एमलेट के तहत सिंगापुर की पुलिस जो भी फैक्ट इकट्ठा करेगी वो हमें सौंपेगी। हमने इस विषय में अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है। कोई विदेशी देश किसी दूसरे देश की पुलिस को अपने यहाँ जांच करने का मौका नहीं देती है, ऐसा कानून नहीं है। अब तक की जांच में जुबिन की मौत या हत्या के पीछे सबसे बड़ी आशंका कमाई पर कब्जे की कोशिश मानी जा रही है। जांच इस दिशा में जाती दिखती है कि जुबिन की तबीयत ठीक नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत थी, फिर भी उन्हें तैरने से रोका नहीं गया। इसके पीछे साजिश भी हो सकती है और गैर इरादतन लापरवाही भी। और ये बात करते हैं उस नौकरी की जो जान ले लेती है। देश में एक आईपीएस का सुसाइड चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है पूरन कुमार। मरने से पहले पूरन कुमार ने बाकायदा कंप्यूटर पर 8 पन्ने के सुसाइड नोट एक टाइप किया, दिन तारीख समय के हिसाब से ब्यौरा लिखा, नाम लिखे। इसमें आईएएस, आईपीएस और मंत्री तक के नाम है। सुसाइड नोट में तारीख और जगह के साथ आरोप है कि किस अधिकारी ने नौकरी में सीनियरिटी के नाम पर क्या ज्यादती की, नाम से लेकर बताया कि सीनियर ने उनके साथ क्या ज्यादतियां की। नौकरी के कारण पूरन कुमार पर जीते जी क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे उत्पीड़न किया गया, कैसे जाति के नाम पर भेदभाव हुआ, कैसे योग्यता और क्षमता के बावजूद उन्हें एक ऐसे पद पर पोस्ट किया गया जिसका सरकारी फाइलों में वजूद ही नहीं था। हैरान करने वाली बात यह कि नौकरी में रहते हुए जब वो गुहार लगा रहे थे तो उनकी शिकायत पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद अब देश के बड़े नेता, बड़े अधिकारी, पार्टी और एसोसिएशन सब उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने लगे हैं, उनको इंसाफ दिलाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इंसाफ तो तब होगा जब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आईपीएस पूरन कुमार के मृत शरीर का पोस्टमार्टम करवाना होगा। 7 दिन से उनका शव चंडीगढ़ के एसजीपीजीआई नाम के मेडिकल संस्थान में रखा हुआ है। पूरन की पत्नी आईएएस अधिकारी हैं, परिवार में विधायक भी हैं, लेकिन सब पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दे रहे। उनका कहना है कि पहले आरोपी डीजीपी को पद से हटाया जाए, अरेस्ट किया जाए, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे मांग के मुताबिक दुरुस्त किया जाए, तभी पोस्टमार्टम की इजाजत दी जाएगी। यहां सवाल है कि क्या क्रिमिनल केस में पोस्टमार्टम परिवार वालों की इजाजत से होता है? क्या किसी पुलिस केस में शव की कानूनी प्रक्रिया
परिवार की मर्जी से चलेगी। इस पर एनडीटीवी इंडिया ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील से बात की है। आप भी सुनिए, नॉलेज को अपडेट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जहां रहस्यमय परिस्थितियों में कोई मृत्यु हुई है अथवा सुसाइड है, ऐसी स्थिति के अंदर ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए ये मैंडेटरी है कि वह उसका पोस्टमार्टम कराए और परिवार की इस संदर्भ में कोई सहमति आवश्यक नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि पोस्टमार्टम से पहले यदि परिवार चाहे तो वो बॉडी को एक बार देख सकता है। केरला हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के कुछ निर्णय इस संदर्भ में उल्लेखित किए जा सकते हैं, जहां यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि परिवार की सहमति इस स्थिति में आवश्यक नहीं है। नौकरी के टेंशन ने आईपीएस को नहीं बख्शा। इतने पावरफुल परिवार का सदस्य भी नौकरी के अन्याय से बच नहीं सका, तो सोचिए आम आदमी का नौकरी में क्या हाल होता होगा। नौकरी के अत्याचार पर एक छोटी सी रिसर्च की है, आप भी देखिए। पीपुल्स मैटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 14% कर्मचारी ही फल फूल रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी तनावग्रस्त, क्रोधित या बर्नआउट के कगार पर है। भारत में 63% कर्मचारी हर दिन गुस्से का अनुभव करते हैं, जो वैश्विक औसत से 10 अंक अधिक है। 87% कर्मचारी नियमित रूप से मध्यम से उच्च तनाव की रिपोर्ट करते हैं। 55% कर्मचारी चिंता के लक्षणों की रिपोर्ट करते हैं, जबकि 36% ने मानसिक स्वास्थ्य कारणों से महीने में कम से कम 1 दिन की छुट्टी ली है। चिंताजनक रूप से पिछले वर्ष 20% कर्मचारियों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी में तालमेल बिठाना बड़ी चुनौती और समस्या है। जिम्मेदारी पूरी करने में होने वाले टकराव थकान की बड़ी वजह है। मिड करियर में नींद की बीमारी और डिप्रेशन की शिकायत बढ़ती जा रही है। एनसीबी का आंकड़ा बताता है कि देश के कुल सुसाइड में बड़ा प्रतिशत डेली वेज कर्मचारियों का है। 2023 में 27.50%, 2022 में 26.4%, 2021 में 25.6%, 2020 में 24.6%, 2019 में 23.4%। मतलब नौकरी के दबाव और परेशानी में जिंदगी हारने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित सी बात है कि कारण सबके अपने अपने होते होंगे। 2024 में हैप्पीएस्ट प्लेस टू वर्क ने हैप्पीनेस रिसर्च एकेडमी के सहयोग से रिसर्च किया तो पाया कि 54% कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। सबसे अधिक मिलेनियल्स में 59% कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। 63% कर्मचारी संघर्षों के कारण टीम वर्क में मुश्किलों का अनुभव करते हैं। वहीं 62% लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में झिझक महसूस करते हैं। तो नौकरी बड़ी पीड़ा है और इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और है खबरें। बने रहिए खबरों की खबर के साथ।